कैनवस ऑब्सेशन RS नॉवल स्टोरी CH16 अक्षिता की गलती, ओमकार और खुशबू की फर्स्ट किस। राधे राधे। घने जंगलों के बीच एक महल बना हुआ था। देखने में उसके डिज़ाइन जितने खूबसूरत थी उतना ही वो खतरनाक लग रहा था। उसे महल के ऊपर एक बहुत बड़ा ईगल का स्टेचू बना हुआ था जो कि अपने पंख फैलाए उड़ने वाले पोजीशन में था। वहां पर चारों तरफ ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड थे जो हर तरफ अपनी पेनी नजरों से देख रहे थे। उन गार्ड से छिपना किसी के भी बस में नहीं था। वह गार्ड स्पेशल ट्रेनिंग करके आए थे, इसलिए उनसे किसी माफिया रहम की सोचना भी गलत था। वो गार्ड देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। कुछ देर बाद वहां पर बहुत सारी गाड़ी आती है। उसमें से एक गार्ड दौड़कर आगे आता है और बीच वाली गाड़ी का बैक डोर खोलना है। बैक डोर खोलते हैं, उसमें से एक लंबा चौराहा शख्स बाहर आता है और उसके गोद में एक नाजुक सी लड़की थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह कोई और नहीं बल्कि एकांश और अक्षिता है। एकांश अक्षिता को गोद में लेकर उस महल के अंदर चला जाता है। वो गार्ड एकांश को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। ये महल और ये गार्ड एकांश के ही थे। एकांश यहाँ पर अपने दुश्मनों को सजा दिया करता था और अपना माफिया वर्ल्ड का काम किया करता था। एकांत अंदर आता है और अक्षिता को ऊपर के कमरे में ले आता है और उसे बेड पर किसी शीशे की गुड़िया की तरह आराम से रखता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आती है। वो डॉक्टर एकांश के उस महल में आने से ही बहुत ज्यादा डर गई थी और जब एकांश को देखती है तब वो और डर से कांपने लगती है। तभी एकांश डॉक्टर के तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर आरुषि मेरी वाइफ को चेक कीजिए, याद रहे इसे कुछ होना नहीं चाहिए वरना आपको क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं चलेगा। एकांश की इतनी डेंजरस टोन सुनकर वो डॉक्टर आरुषि और डर जाती है। फिर हिम्मत कर अक्षिता के पास आती है और उसके हाथ के नब्ज को पकड़कर अक्षिता को चेक करने लगती है। फिर डॉक्टर आरुषि एकांश के तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहती है, S.Sir माम को बहुत कमजोरी हो रहा है। एक तो वो प्रेग्नेंट है और दूसरा कि वो बहुत ही ज्यादा दोरी है जिस कारण उनके पैरों में चले आ गए हैं। फिर थोड़ा देर रुक की कहती है, शायद इन्हें पैनिक अटैक भी आया है, ये कैसी बात से बहुत ही ज्यादा डर रही है। ये बात कहते वक्त आरुषि बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। एकांश बिना कुछ कहे बस डॉक्टर के तरफ देखते रहता है। तो आरुषि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, सर मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ जिससे इन्हें जल्दी आराम होगा और कुछ विटामिन भी लिख दे रही है जो इनके और उनके बच्चे के लिए सही होगा। उसकी बात पर एकांश बस हाँ में सर हिला देता है। आरुषि कुछ मेडिसिन लिखकर एकांश को दे देती है। अकाउंट्स एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इन मेडिसिन को लेकर आओ। कुछ देर बाद आरुषि जा चुकी थे। अब कमरे में केवल एकांश और अक्षिता बाकी थे। अक्षिता को अभी होश नहीं आया था। एकांश उसके बगल में ही बैठा था और उसके सर को रब कर रहा था। अक्षिता ने साड़ी पहनी हुई थी जिस कारण उसका पेट दिख रहा था। एकांश की नज़र जब अक्षिता की पेट पर जाती है तो वो अक्षिता के कर के पास से उठकर अक्षिता के पेट के पास आता है और अक्षिता के पेट को हल्के हल्के रब करते हुए कहता है, बच्चा अपनी मम्मी की बात पर ध्यान मत देना, पता नहीं तुम्हारी माँ को किसने ये बता दिया कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान लेना चाहता हूँ। फिर गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हारी माँ का जान कैसे ले सकता हूँ, तुम्हारी मन नहीं तो मेरी जान बसती है और जब तुम आ जाओगे तो तुम भी मेरे दिल के टुकड़े रहोगे, मैं अपनी ही जान कैसे ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अभी सब कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ, सभी के नज़रों में मैं गलत बन गया। फिर अक्षिता को पेट को किस करते हुए करता है, बच्चा आपको पता है आपकी माँ ने लंदन में बहुत बड़ी गलती की है, उसे गलती को छिपाने के चक्कर में मुझे इतनी बड़ी गलती का इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ रहा है कि मैं आपको और आपकी माँ को। एकांश अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, उसे तो बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप चिंता मत करो बच्चा, मैं आपको और आपकी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पापा आप दोनों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं और जब तक आपके पापा जिंदा है तब तक आप दोनों पर कोई खरोच भी नहीं आएगा, हर एक चीज़ से मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। एकांश अभी आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही एक सर्वेंट आता है और दरवाजे को लॉक कर बहुत ही रिस्पेक्टफुल टूल में कहता है, सर अभिनव सर है, वह नीचे आपका वेट कर रहा है। एकांश उस सर्वेंट के बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। फिर अक्षिता के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, अब पता नहीं तुम्हारे भाई और मेरे साले साहब को क्या जरूरत पड़ी जो यहाँ आ गए, अगर किसी को भनक भी लग गई कि मैं तुम्हें यहाँ रखा हूँ तो क्या हो सकता है, इसका इंतजार मैं भी नहीं लग सकता। और यहाँ देखो मेरे साले साहब यहाँ आ गया, उन्हें तो मुझसे दुश्मनी लेनी चाहिए अभी। फिर वो एक बार अक्षिता के होठों पर एक लाइट किस करता है और नीचे चला जाता है। जैसे ही एकांश नीचे आता है वैसे ही अभिनव उसके तरफ दौड़कर आता है और उसकी कॉलर को पकड़कर कहता है, हाउ डेयर यू। एकांश अभिनव के हाथ को अपने कॉलर से छुड़वाता है और आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, ये नाटक दुनिया वालों के सामने करना। यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई सभी लोग जानते हैं और तुम भी सारी सच्चाई जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अभिनव ही स्टाइल में चलते हुए आता है
और एकांश के सामने वाले सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर और सोफे के ऊपर पर अपने दोनों हाथ फैलाकर बहुत ही एरोगेंट तरीके से बैठ जाता है और बहुत ही डीप वॉइस में कहता है, हाँ जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जानता हूँ कि जो भी कर रहे हो उससे मेरी बहन का ही फायदा है, इसीलिए तो चुप हो वरना अब तक मैं चुप नहीं बैठता। एकांश उसकी बात को इग्नोर कर कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे नहीं चला, तुम इसे हैंडल कर सकते थे जब ये सब हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बड़ी अभी हो गई है। इन सब के चलते मुझे मेरी स्वीट हार्ट को कितनी तकलीफ देनी पड़ रही है, उसके आंसू मुझे चुभ रहे हैं। अभिनव उसकी बात पर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हमें इस चीज़ को पहले हैंडल कर लेना चाहिए था, पर अक्षिता ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और जब सामने आया तो उसे कमीनी ने इस चीज़ को बहुत ही अजीब तरीके से पेश किया। एकांश उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, उसे कमीनी ने बहुत ही सोच समझकर अपनी चाल चली है जिस कारण मुझे सबके सामने ये कहना पड़ा कि मैं उससे शादी करूंगा। और इतना कहकर एकांश रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू अपने कॉलेज आई थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉलेज को बीच में छोड़कर ही कॉलेज के बगल में बने कैफे में चली जाती है। उसे बार बार अक्षिता की चिंता हो रही थी। खुशबू अपने में ही खोई हुई थी कि तभी उसके सामने वाले चेयर पर ओंकार आकर बैठ जाता है। किसी को अपने सामने बैठता देखकर खुशबू अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो पाती है कि ओंकार है, जिसे देखकर खुशबू को बहुत तेज गुस्सा आता है और अगले ही पल खुशबू ओंकार पर बरसते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो। 1 मिनट 1 महीने से देख रहे हो, तुम मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हो, कहीं तुम्हारा इरादा भी अपने भाई के तरह यूज कर छोड़ना तो नहीं है ना। फिर थोड़ी देर रुक कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा भी यही ज्यादा होगा, मेरी दोस्त को तो तुम्हारे भाई ने बर्बाद कर दिया और अब तुम मुझे बर्बाद करने आए हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं अक्षिता के जैसी नहीं हूँ जो तुम जैसे लड़कों के बातों में आ जाओ और तुम जैसे लड़कों पर विश्वास करूँ। तुम मुझे हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैं तुम्हारा सर ना फोड़ दूं, तुम्हारी जान ना ले लूं तो मेरा नाम भी खुशबू नहीं। ओंकार खुशबू की बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और एक झटके में खड़े होकर खुशबू के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है और वहीं पर सबके सामने खुशबू के होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे बहुत ही रूडली किस करने लगता है। ओंकार के कैसे इतनी रूड थी कि खुशबू को दर्द होने लगा था। अपने होठों पर ओंकार उसे किस काम कर रहा था और उसके होठों पर बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे खुशबू के ओठों से कई जगह से खून भी निकलने लगा था। खुशबू उसे लगातार अपने हाथों से मार रही थी पर ओंकार को इससे कोई फर्क नहीं कर रहा था। जब खुशबू की सांस उखड़ने लगती है तब ये महसूस करके खुशबू अब सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर ओंकार खुशबू को छोड़ता है। जब ओंकार खुशबू की तरफ देखा है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर उसकी बातों को याद कर उसे लगता है कि जो उसने किया सही किया। खुशबू बुरी तरह से रो रही थी, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुशबू रुआशी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट कीज चुराने की, अब मैं अपने हस्बैंड को क्या कहेंगी। पहले तो एक ओंकार खुशबू की बात सुनकर खुश हो जाता है कि ये खुशबू की फर्स्ट किस थी, लेकिन फिर खुशबू की पूरी बात सुनने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ओंकार उसके बाद अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कौन हस्बैंड, और तुम्हारी शादी कब हुई। खुशबू रोते हुए ही कहती है, हुई नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि होगी भी नहीं, जब होगी तब मैं अपने हस्बैंड को क्या कहेंगी कि मेरा फर्स्ट किस किसी हार्टलेस आदमी ने मुझसे चुरा ली। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगती है। फिर कहती है, तुम्हें पता है आज तक मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया ताकि मैं अपना सारा स्पेशल मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो, पर तुमने। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। वही ओंकार के दिल में तो जैसे लड्डू ही फूट रहे थे। वो ये सुनकर बहुत ही खुश था कि खुशबू कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई और वो पहला लड़का है जिनके करीब वो है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर खुशबू कहाँ उसको देख रही थी, उसके हैंडसम चेहरे को तो वहां मौजूद दूसरी लड़कियां देख रही थी और आहें भर रही थी। फिर ओंकार ऐसे ही खुशबू को अपनी गोद में उठा अपने साथ कैफे बाहर ले जाकर अपने कार में बैठा देता है। खुशबू तो रोने में और इस बात की चिंता करने में कि उसकी फर्स्ट किस खत्म हो गई, उसे पता ही नहीं चला कि ओंकार उसके साथ क्या कर रहा है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। CH17 अक्षिता को पता चला सच्चाई, अश्वी और अभिनव। राधे राधे। नोट, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? रीड्स भी काफ़ी कम हो गया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने 1 महीना स्किप किया है, पर मुझे ट्विस्ट लाना था, अगर ट्विस्ट ना लाती तो वह बोरिंग हो जाता। हाँ मैं मानती हूँ कि अभी कोई ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, पर आगे चलकर आपको सब समझ में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना और लाइक करना मत छोड़िए।
मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप अपनी री मुझे दे सकते हैं, अगर कहानी के हिसाब से सही लगा मुझे तो मेन यूज ऐड कर दूंगी की स्टोरी में। और आज फिर से कह रही हूँ, अच्छा आप ही नहीं बताइए कि कौन सी स्टोरी बिना ट्विस्ट और बिना विलन की होती है। मेरी अभी तक की स्टोरी बिना विलन और बिना किसी ट्रस्ट की चल रही थी, तो यूएसएमई विलन और ट्विस्ट को लाना तो जरूरी था ना। आपके कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आगे कहानी सोचने की हिम्मत देते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट और लाइक किया कीजिए। बैक टू द स्टोरी। एकांश का विलर एकांश और अभिनव अभी बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर ओमकार आ जाता है, जो खीर खुशबू को अपने कंधे पर किसी बोर्ड की तरह टंगा हुआ था और खुशबू उसके पीठ पर अपने मुंह से मारे जा रही थी और चिल्ला रही थी, पर ओमकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर अभिनव और एकांश गेट की तरफ देखते हैं और खुशबू को इस तरह देखकर उन दोनों की ही आंखें छोटी हो जाती है। एकांश कुछ का पता उससे पहले ही अभी अभिनव उठकर थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, ये क्या हरकत है ओमकार, तुम खुशबू को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो। ओमकार चलते हुए उन दोनों के पास आता है और खुशबू को सोफे पर पटक देता है और फिर एकांश और अभिनव की तरफ देखा है, फिर कहता है, आप दोनों के चक्कर में मेरी स्टोरी खराब हो रही है। तब तक खुशबू उठ जाती है और भगाने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है, ओमकार उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर एकांश के तरफ देखकर कहता है, भाई आप तो भाभी को किसी न किसी तरह माना ही लेंगे, पर इस चूहिया का क्या करूं मैं, ये समझने को तैयार ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो भाभी के लिए ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया के तरह इसे भी यही लग रहा है कि आप भाभी को मारना चाहते हैं, इसीलिए इसे सच दिखाने लेकर आया हूं ताकि मेरी लव स्टोरी खराब ना हो। ओमकार की बात सुनकर अभिनव और एकांश दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों ही एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम खुशबू से प्यार करने लगे हो। ओमकार दोनों को ऐसे चिल्लाते देखकर अपने एक हाथ से अपने कान बंद करता है, क्योंकि दूसरे हाथ से तो उसने खुशबू को पकड़ा हुआ था। फिर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, भाई आप चलाना बंद कीजिए, हाँ मैं खुशबू से प्यार करने लगा हूँ और ये आज से नहीं बल्कि आपकी शादी वाले दिन से ही है। उसकी बात सुनकर एकांश को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभिनव को बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि भाई अभिनव की जान की बड़ी बहन थी। अभिनव ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इसे प्यार नहीं कर सकते, छोड़ो इसे। ओमकार अभिनव को ऐसे बोलते देखकर उसे थोड़ा गलत समझने लगा और वो खुशबू को और टाइटली पड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे हमेशा हमेशा उसे मेरे पास ही रहना होगा, ये मेरी है। ये लोग आपस में लड़ाई कर ही रहे थे कि ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। अक्षिता ऊपर रूम में जोर जोर से रो रही थी, जिसकी आवाज उन्हें नीचे सुनाई देती थी। अक्षिता के ऐसे रोने की आवाज सुनकर ओमकार, एकांश, अभिनव और खुशबू चारों ही दौड़कर ऊपर जाते हैं। अक्षिता जब अपने सामने एकांश को देखते हैं तो वो डरकर अपने में ही समान लगती है, जिसे देखकर एकांश को उसके दिल में दर्द होता है। एकांश उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी खुशबू पीछे से दौड़कर आती है और अक्षिता के गले लग जाती है। खुशबू को अपने पास देखकर अक्षिता उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अभिनव भी अक्षिता के पास जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। अक्षिता जब अभिनव को देखते हैं तो उसके कमर में अपना हाथ बांधकर उसके पेट से अपना सर सटकर रोने लगती है, क्योंकि अक्षिता बेड पर बैठी हुई थी और अभिनव खड़ा था। अभिनव बहुत ही शांत टोन में कहता है, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है जो रो रही हूँ। अक्षिता उसके बात पर सुबकते हुए कहती है, भाई एकांश, एकांश मुझे और मेरे बच्चे को। इतना कहकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। तभी अभिनव उसे खुद से दूर करता है और कहता है, तुझे अपने भाई पर भरोसा है। अभिनव का सवाल सुनकर अक्षिता अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर अभिनव कहता है, एकांश तुम्हें नहीं करने वाला है, वो तुम्हें कभी मार ही नहीं सकता है। फिर अक्षिता के फोरहेड पर किस करके कहता है, मुझे एकांश पसंद नहीं है, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अभिनव की बात सुनकर एकांश उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता, जैसे कह रहा हूँ, तुम मुझे पसंद करो या ना करो साले साहब, तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, यही मेरे लिए काफ़ी है। वही खुशबू और अक्षिता एक अभिनव की बात सुनकर उसके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। उनको ऐसे खुद को देखता पाकर अभिनव कहता है, अक्षिता तुमने लंदन में क्या किया था, तुम किसी को कुछ बताई क्यों नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी उसे गलती के वजह से आज पूरी दुनिया के सामने एकांश सा ए विलन साबित हो रहा है, यहाँ तक कि एकांश की माँ, उसके पापा, उसकी बहन राशि, सब उसे अपना रिश्ता तक तोड़ दिए। और अगर एकांश ऐसा ना करता तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती, तुम्हें अंदाजा भी है। अभिनव की बात सुनकर अक्षिता डर से कांपने लगी। अक्षिता को कपता हुआ महसूस कर अभिनव उसके पीठ को रब करते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं है एंजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो मैं उसी टाइम सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं रही है, अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है जो कि एकांश बखूबी हैंडल कर रहा है। कभी खुशबू अक्षिता का एक हाथ पकड़ कर कहती है, ऐसा क्या किया है तुमने लंदन में, तुमने उसे दिन भी मुझे कुछ नहीं बताया था।
उसे चीज को याद कर कर अक्षिता की हालत और भी बिगड़ रही थी, जिसे देखकर एकांश थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है कोई भी अक्षिता से इस बारे में बात नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर रुककर कहता है मुझे लगता है हमें अक्षिता को आराम करने देना चाहिए, वो थक चुकी है। एकांश के बात सुनकर अभिनव, ओमकार और खुशबू तीनों ही रूम से निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद एकांश अक्षिता के पास आता है। इस बार अक्षिता उससे दूर नहीं भगती, जिसे देखकर एकांश के दिल में रहता आती है। एकांश अक्षिता के पास बेड पर बैठते हुए कहता है आप कैसी हो स्वीटहार्ट, तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, हमारा बच्चा अभी नाजुक होता। एकांश की बात सुनकर अक्षिता को रोना आ जाता है और वो एकांश के गले लग जाती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अक्षिता को ऐसा रोते देखकर एकांश उसे शांत करवाते हुए कहता है तुम रो क्यों रही हो स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम दोनों ही तो मेरी जान हो। और इसी तरह अक्षिता रोते रोते ही एकांश के बाहों में सो जाती है। एकांश को जब एहसास होता है कि अक्षित सो गई है तब वह अक्षिता को बेड पर आराम से लेट देता है और उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी विला के बाहर गार्डन में खुशबू एक बड़ा सा डंडा लेकर ओमकार के पीछे पीछे भाग रहे थे और ओमकार खुशबू से बचकर भाग रहा था। खुशबू चिल्लाते हुए कहती है रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी ना? फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं कितना चिंता में रहती थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, आज मैं तुम्हें इस डांटे से मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। ओमकार आगे भागते हुए हंस कर कहता है पहले तुम मुझे पकड़ तो को, उसके बाद तुम मुझे मारना और भरता बनाना। और फिर जोर से हंसता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हारे इतने छोटे छोटे पर और इतनी नाजुक पर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे और तुम्हारी इतनी नाजुक हाथ भी मुझे मार नहीं पाएंगे। खुशबू उसकी बात पर चिढ़ जाती है और तेजी से उसके पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने कार के बैक सीट पर बैठा था। उसकी गोद में उसका लैपटॉप था जिस पर कुछ वीडियो चल रहे थे, जिसे देखकर अभिनव का खून खोल रहा था, जिसके वजह से अभिनव की सर की नसें दिखना लगी थी और अभिनव ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी और अपने गुस्से की काम करने को कोशिश कर रहा था। वीडियो अश्वी की थी। अश्वी भले ही लंदन में थी और अभिनव से उसकी बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभिनव को उसकी पल पल की खबर रहती थी, क्योंकि अभिनव ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और जहां उसने नहीं लगाया था वहां उसके आदमी अपने पॉकेट में कैमरा लेकर अश्वी के पास ही रहते थे, जिससे अभिनव को अश्वी की हर एक चीज पता होती थी। अभिनव अश्वी को बहुत पहले से ही पसंद करता था। जब एक बार अश्वी अक्षिता के बर्थडे में आई थी उस टाइम घर में आग लग गई थी, तभी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण अभिनव अश्वी का दीवाना होने लगा था। फ्लैशबैक अक्षिता का 15th बर्थडे था। सभी लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। पूरे विला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अक्षिता का फेवरेट कलर पर्पल था, जिस कारण पूरी थीम ही पर्पल रखी गई थी। वहां का पूरा डेकोरेशन पर्पल और वाइट कलर से किया गया था। ऐसे ही शाम हो जाती है। पार्टी के टाइम बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। खुशबू और अश्वी बहुत पहले ही आ गए थे। उनके पेरेंट्स लेट आए जब पार्टी शुरू हुआ। खुशबू अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए नीचे हॉल में आ गई थी। वही अक्षिता और अश्वी एक साथ रूम में थे। तभी वहां पर अभिनव आता है और अक्षिता को एक जल्दी हुई कैंडल देता है और उसके ऊपर से एक फिंगर निकालकर कहता है देखो अक्षिता, मेरा हाथ नहीं जल रहा है। तभी वहां पर राधिका आ जाती है। राधिका को देखकर अभिनव थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि राधिका ने अभिनव को कैंडल जलाने से मना किया था, जिस कारण अभिनव कैंडल को ऐसे ही हवा में फेंक देता है, जिससे अक्षिता के कमरे का एक गार्डन में आग लग जाता है। किसी को भी उस आग की भनक नहीं थी। राधिका अक्षिता की नज़र उतार कर उसे रूम से चली जाती है मिर्ची को बाहर जलाने के लिए, और उसके पीछे पीछे अभिनव भी बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद अश्वी और अक्षिता की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सभी लोग अक्षिता के कमरे के तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सबको डर लगने लगता है, क्योंकि कमरे में हर जगह आग फैल चुकी थी। तभी अभिनव को याद आता है कि शायद ये आज उसके वजह से लगी है, जिससे अभिनव डर जाता है। सभी लोग अश्वी और अक्षिता को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अश्वी छोटी थी इसलिए उसको पहले बचाया गया। अश्वी के सही सलामत बाहर निकालने के बाद अक्षिता को बचाने के लिए सब आगे बढ़े। अक्षिता थोड़ा सा आज से बाहर अपने से ही निकल गई थी, लेकिन जैसे ही वो रूम के बाहर आ पाती उससे पहले ही एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा उसके ऊपर गिर गया। वो तो गरिमत था कि उस लकड़ी में आज नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसे लकड़ी के गिरने से अक्षिता के सर पर बहुत तेज चोट लगी और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग को घबराहट होने लगी। आदित्य फौरन आगे जाकर अक्षिता को अपने गोद में उठाकर अस्पताल के लिए भाग। अस्पताल में अक्षिता को एडमिट करवाने के बाद सभी लोग उसकी वार्ड के बाहर घूम रहे थे और डॉक्टर उसका अंदर इलाज कर रहे थे। डॉक्टर के बाहर आने के बाद सभी लोग जब डॉक्टर से पूछते हैं कि अक्षिता कैसी है तो डॉक्टर बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, बट अक्षिता को बहुत ही गहरी चोट लगी है, मे बी कि वो कोमा में जा सकती है।
उसका ब्लड लॉस बहुत ही हुआ था, लेकिन वो तो अच्छा था कि ब्लड बैंक में उसकी ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद था, जिस कारण हम लोग उसे जल्द ही रिकवर कर पाए, बना इससे भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती थी। उनके वहां से जाने के बाद सभी लोग अक्षिता के वार्ड में गए। अक्षिता वहां मशीनों से घिरी हुई बेजान सी लेटी हुई थी, जिसे देखकर सभी को बहुत बुरा लग रहा था। अक्षिता के होश में आने के इंतजार में कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन अक्षिता होश में नहीं आई क्योंकि अक्षिता खोवा में जा चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद आदित्य इस बात की जांच करने लगा कि आखिर आग अक्षिता के कमरे में लगी कैसे। जब आदित्य को पता चला कि इन सब के जिम्मेवार अभिनव है, तो सबने अभिनव से बात करना बंद कर दिया, जिससे अभिनव बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। अभिनव अकेले में ही बहुत ही ज्यादा रोता था, उसे अक्षिता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अभिनव जब अकेले में रोया करता था तब उसके पास अश्वी आया करती थी और उससे बात किया करती थी और उसके मूड को हल्का किया करती थी। अश्वी अभिनव से हमेशा एक बात कहा करते थे कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे उसका साथ कोई दे ना दे, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देगी। यही वो पॉइंट था जब अभिनव बहुत ही ज्यादा मैच्योर होने लगा और अश्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतेगा और लगभग 3-3.5 महीने बाद अक्षिता को होश आया। लेकिन अक्षिता के होश आने पर और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि अक्षिता अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। लेकिन सबने मिलकर उसका पूरा ध्यान रखा और आज तक उसकी पूरी याददाश्त नहीं आई, लेकिन 15 साल के बाद उसे सब कुछ याद रहा। फ्लैशबैक एंड। और तभी से अभिनव अश्वी के लिए ओवर पॉजेसिव हो गया। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? टू बी कंटिन्यू RS नॉवल स्टोरी।